Good morning, everyone. So, in today's lecture of aptitude, we'll discuss about profit, loss and mixtures. ठीक है. सो मेन तो चलो क्वेश्चंस ही होते हैं, बट थोड़े से पहले हम बेसिक से कुछ फॉर्मुलेज या कुछ ट्रिक्स के बारे में देखते हैं. ठीक है. तो ऑब्वियसली जब भी हम प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसे कोई भी प्राइस होता है, ठीक है, जैसे एक होता है आपका, एक होता है कोस्ट प्राइस, ठीक है, और एक होता है आपका सेलिंग प्राइस. ठीक है. कोस्ट प्राइस जिसमें आपने उसको खरीदा है और सेलिंग प्राइस जिसमें आपने उसको बेचा है. ठीक है. तो ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर तो मेरा सेलिंग प्राइस अगर कोस्ट प्राइस से ज्यादा है तो मुझे प्रॉफिट होगा. ठीक है. लेकिन अगर मेरा सेलिंग प्राइस कोस्ट प्राइस से क्या है, कम है, तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा. तो क्या होगा आपको, लॉस होगा. क्योंकि जितने का खरीदा है आप बेच उससे भी क्या रहे हो, सस्ते में रहे हो, तो उस केस में आपको क्या होगा, आपको लॉस होगा. ठीक है. फिर हम जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है, वो हम किसके ऊपर निकालते हैं, कोस्ट प्राइस के ऊपर. ठीक है. जैसे मान लो आपने कह दिया कि एक आइटम थी, वो आपने फॉर एग्जांपल बाय करी 100 रुपीज की. ठीक है. और आपने उसको सेल कर दिया 200 रुपीज में. ठीक है. 100 रुपीज का आपने बाय करा, सेल करा 200 में. तो ऑब्वियसली इसमें प्रॉफिट तो आपका 100 रुपीज है. ठीक है. लेकिन एक हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपका प्रॉफिट आया है, ठीक है, प्रॉफिट कितना है यहां पर, 100 रुपीज का है. आपका कोस्ट प्राइस कितना है, वो भी 100 है, इंटू 100. हमेशा जो भी आपने प्रॉफिट लॉस निकालना है वो किसके ऊपर निकालना है, कोस्ट प्राइस के ऊपर. तो इस केस में मेरा प्रॉफिट है 100, कोस्ट प्राइस भी है 100, और इंटू 100. तो इस केस में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 100%. जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना है, 100% है. ठीक है. अगर यही चीज मैंने 100 वाली 300 की बेची होती, 300 की अगर उसका सेलिंग प्राइस होता, तो मेरा प्रॉफिट 200% होता. ठीक है. प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर निकाला जाता है, जो भी आपका कोस्ट प्राइस है. ठीक है. ऐसे लॉस होगा अगर मान लो आपका कोस्ट प्राइस फॉर एग्जाम्पल था 200. ठीक है. और आपने उसका सेलिंग प्राइस फॉर एग्जाम्पल रख दिया 150. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा आपको, क्योंकि लॉस हुआ है, क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस आपका कम है, तो लॉस परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, लॉस कितना हुआ मुझे 50 रुपीज का. ठीक है. मेरा कोस्ट प्राइस कितना था, 200 इंटू 100. तो ये कितना आ जाएगा आपको, 25%. तो लॉस मुझे कितना हुआ है, 25%. जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो हमेशा किसके ऊपर निकालना है आपने, कोस्ट प्राइस के ऊपर. ठीक है. तो ऐसे कई बार आपको जैसे प्रॉफिट की परसेंटेज दी होती है और कोस्ट कोस्ट प्राइस दिया होगा, तो आप सेलिंग प्राइस निकालो. ठीक है. तो उसका भी फॉर्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. ठीक है. ऐसे ही अगर लॉस है तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. ठीक है. तो जब भी आपको क्या निकालना है, जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, वो हम किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं, आपका विद रिस्पेक्ट टू योर कॉस्ट प्राइस. ठीक है. जैसे मान लो एक आधा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं. जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, बाय सेलिंग ए टेबल, बाय सेलिंग ए टेबल फॉर रुपीज 330, ₹330, ए ट्रेडर गेन्स 10%. ए ट्रेडर गेन्स 10%. ट्रेडर ने कितना गेन करा, 10%.
फाइंड द कोस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, फाइंड द कोस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। ठीक है, अब वैसे तो सिंपल है कि उसने कितना गेन करा है, 10% गेन किया है। ठीक है, अब ये क्या दे रखा आपको, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा ना कि सेलिंग प्राइस का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो दैट इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। सेलिंग प्राइस कितना है, 330। सो 330 इंटू 100 बाय 110 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। मतलब इसमें तो चलो इतना आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो आप वैसे ही, क्योंकि 330 का बेचा है, 10% आपको प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 300। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही मतलब आपको मैंने एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया। ठीक है, अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अब देखो प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। एक तो चलो आपने क्या कहा, एक चीज आपने बाय करी, एक उसका कॉस्ट प्राइस है, दूसरा उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब देखो एक प्रॉफिट कैसे लोग कमा सकते हैं, जैसे उसे बोलते हैं हम डिसऑनेस्ट डीलिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिसऑनेस्ट डीलिंग। अब डिसऑनेस्ट डीलिंग का क्या मतलब है, डिसऑनेस्ट डीलिंग। ठीक है, जैसे मान लो आपने कहा कि फॉर एग्जांपल जो 1 kg राइस है, एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो 1 kg राइस का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, आपने कहा कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज। ठीक है, और इसका सेलिंग प्राइस क्या है, फॉर एग्जांपल आपका दैट इज 150 रुपीज। ठीक है, ये जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब क्या होता है डिसऑनेस्ट डीलिंग में, क्या होगा कि जो मान लो शॉपकीपर है, ठीक है, उसने उससे मैंने कितना मांगा कि मुझे 1 किलो चावल दो। ठीक है, लेकिन उसने मुझे 900 ग्राम्स ही दिए। कितने दिए, 900 ग्राम्स। और पैसे उसने मेरे से कितने लिए, 150। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, अगर हम कह रहे हैं कि 1 kg राइस 100 का है, ठीक है, देखो उसने उसने कहा कि मैंने तो 1 किलो ही दिया है, बट जैसे क्या था, उसने अपना जो उसका मेजरमेंट वाला उसके अंदर उसने कुछ ना कुछ कर रखा है कि जिसकी वजह से वो मतलब रीडिंग ही क्या दिखा रहा है आपका, रीडिंग में 1 kg दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो 900 ग्राम है। अब 900 ग्राम राइस जो है वो तो उसको 90 रुपीज का पड़ा होगा, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस 1 किलो का कितना है, 100 रुपया है। तो 900 ग्राम उसको 90 का पड़ा होगा। अब उसने तो मुझे दिया 900 ग्राम, बट कहा कि ये 1 किलो है, तो उसको 900 ग्राम तो 90 का आया था। तो 10 रुपए तो उसने प्रॉफिट कहां से बना लिया, ऐसे कि कम देके, और 50 रुपए तो उसका प्रॉफिट था इसी। तो उसने कितना प्रॉफिट बना लिया इसमें, 60 रुपीज का। वैसे तो उसका 50 रुपये ही होना चाहिए था ना, जो उसने सेट किया हुआ था, बट उसने मुझे कम अमाउंट देके और प्रॉफिट बना लिया। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका डिसऑनेस्ट डीलिंग। ठीक है, जैसे इसके अंदर जब भी हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, और बेसिकली इज इक्वल टू एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर, ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100, इंटू 100। तो ये होती है उसकी गेन परसेंटेज। ठीक है, जैसे इसमें भी आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये तो लिखिए क्वेश्चन। तो लिखिए डिसऑनेस्ट डीलर, डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस
to sell his goods at cost price. At cost price, comma, but he uses a weight of 960 gram. 960 gram instead of, or basically 960 gram for the kg weight. फॉर द केजी वेट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वो बेच तो उसको कॉस्ट प्राइस पे रहा है, ठीक है, मतलब वो ये नहीं कह रहा कि मैं उसको, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस डिफरेंट है, बट वो कर क्या रहा है, कम दे रहा है। मतलब जो केजी वेट की जगह जो वेट वो यूज कर रहा है वो 960 ग्राम्स का है। सो फाइंड हिज गेन परसेंट। फाइंड हिज गेन परसेंट। फाइंड हिज गेन परसेंट। देखो सिंपली आपको इसमें क्या करना है, एरर कितना है, मतलब 40 ग्राम्स का, ठीक है। ट्रू वैल्यू होनी चाहिए 1000 ग्राम, एरर कितना होना चाहिए, एरर कितना है 40, ठीक है। तो इस केस के अंदर गेन परसेंटेज सिंपली आपकी क्या आ जाएगी, तो एरर है 40, ट्रू वैल्यू कितनी है 1000 माइनस 40 × 100, मतलब सिंपली 40/960 × 100। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रही है, मतलब 400/96। तो 400/96 देखो क्या आ रहा है, क्योंकि 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4.16%, ये उसका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब देखो ना, उसने यहाँ पर एक लाइन क्या लिखा, बेचा उसने उसको कॉस्ट प्राइस पे ही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें उसने सेलिंग प्राइस भी बढ़ा रखा है और दे भी कम रहा है, तो वो तो दो दो तरफ से उसने प्रॉफिट कमा लिया। इस केस में कहता है उसने कॉस्ट प्राइस तो सेम रखा है, मतलब जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है, बट वो दे कम रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसको 99, उसको तो 1 kg जो आया था वो उसका क्या था, कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। अब वो कह रहा है सेलिंग प्राइस भी सेम है, बट वो दे तो कम रहा है ना, तो इससे उसका प्रॉफिट हो गया कि नहीं होगा। तो उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है 4.16%, क्योंकि वो 960 ग्राम दे रहा है इंस्टेड ऑफ 1 kg। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि उसने आपको ये नहीं दे रखा कि कॉस्ट प्राइस क्या है सेलिंग प्राइस क्या है, बट इसके अंदर सिर्फ उसने क्या कहा है, उसने डिसऑनेस्ट क्या किया, आपकी डीलिंग करी है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है सक्सेसिव डिस्काउंट्स का, ठीक है। जैसे मान लो आपको कई जगह देखने को मिलता है कि 50+50, ठीक है, कि 50+50, कई जगह पर आपको देखने को मिलता है कि 60+40, ठीक है। कई जगह आपको देखने को मिलता है कि 70+30, कई जगह आपको देखने को मिलता है 80+20, ठीक है। एक तो होता है फ्लैट, वो तो चलो फ्लैट डिस्काउंट होता है, ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। अब इसका ये थोड़ा मतलब है कि वो आपको इसको फ्री में दे रहे हैं, फ्री में देते हैं। हम्म। तो ये ना कुछ ब्रांड्स की स्ट्रेटेजी रहती है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि पहले एक तो अपना जो उसके ऊपर एमआरपी होते हैं वो बहुत हाई रख देते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने तो ऐसे ही अपनी ब्रांडिंग करी, ठीक है। जैसे एक ब्रांड से पहले कोटोन्स, अब वो नहीं है इतना, बट उसने तो सारा वो बेचता ही ऐसे था। उसने कहा कि उसने एमआरपी पहले बहुत ज्यादा लगा देनी, ठीक है। जैसे उसने एमआरपी लगा दी किसी शर्ट टी शर्ट की, उसने 4000 लगा दी, और वो कह रहा है उसके ऊपर 50+50 है। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो 4000 की चीज है पहले उस पर 50% डिस्काउंट कर दो, ठीक है। तो कितना हो गया वो, 4000 का 50% हो गया
2000, ठीक है, मतलब ये हो गया 2000, पहले 50, अब 2000 के ऊपर दोबारा 50, तो 1000, तो वो चीज आपको 1000 की मिलेगी। 50 + 50 का ये मतलब है, ये नहीं है कि फ्री में दे रहा है वो आपको। उसने क्या कहा कि पहले जो है उसके ऊपर 50, और जो वो अमाउंट है इसके ऊपर दोबारा 50। ये होती है सक्सेसिव डिस्काउंटिंग। इसे आप क्या बोल सकते हो? सक्सेसिव डिस्काउंटिंग। ठीक है, इसका भी हम देखेंगे, फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऐसे मान लो अगर 60+, अब इसका मतलब आपको टोटल कितना डिस्काउंट मिला? हाँ, 3000 का, या अगर परसेंटेज में देखें तो 75% आपको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, कितना परसेंट डिस्काउंट मिला आपको? 75%। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? आपकी सक्सेसिव डिस्काउंटिंग। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या होता है ना, इसमें एक फॉर्मूला होता है। अगर जैसे आपको उसने क्या दे रखा है, 50 + 50 है, ये तो चलो हमने ऐसे कैलकुलेट करा, तो नेट ये 75% डिस्काउंट है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लास्ट में अगर वैसे कैलकुलेट करके देखो, जैसे आपको अगर डिस्काउंट जो है वो तो कितना मिला? 3000 का। ठीक है ना, और ओरिजिनल प्राइस कितना था? 4000। ठीक है, और 3000/4000 × 100, तो वो कितना आएगा आपका? 75%। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे अगर दो परसेंटेज है ना, तो आपने क्या करना है? A+B माइनस AB/100। ठीक है, जैसे ये कितना बनेगा आपका? मतलब ये आपका टोटल डिस्काउंट है, जैसे ए डिस्काउंट था 50, 50 + 50 माइनस 50 × 50 कितना हो गया? 2500 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना डिस्काउंट हो गया? 50 + 50 -25, तो 100 - 25 कितना आ गया? 75%। मतलब सक्सेसिव डिस्काउंटिंग में अगर आपने एक्चुअल डिस्काउंट निकालना है, ठीक है ना, जहां पर आपको दो डिस्काउंट दे रखे हैं, अगर आपको एक्चुअल डिस्काउंट निकालना है तो वो ऐसे मिलेगा आपको। ऐसे अगर यही इसके ऊपर 60 + 40 होता, तब क्या होता है? 60 + 40 -60 × 40/100, वो कितना आ जाएगा आपका? 2400/100, दैट विल बी 24, तो वो आ जाएगा 76%। यही 70 + 30 होता, 70 + 30 -21, क्योंकि पहला डिस्काउंट अगर ज्यादा है तो आपको चीज ज्यादा सस्ती मिल रही है। ठीक है ना, 70 + 30 -21, ये कितना आ गया? 79%, ये डिस्काउंट है। ठीक है ना, जैसे अगर हम कहें कि एक आइटम 1000 रुपए की थी, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको 75% डिस्काउंट मिला, मतलब आपको 250 की मिलेगी। ठीक है, अगर 76% डिस्काउंट है तो 240 की मिलेगी, 79% डिस्काउंट है तो 210 की मिलेगी, और अगर 80 + 20 माइनस कितना होगा? 16, तो ये कितना आ गया? 84%। तो वो चीज़ आपको कितने की मिल रही है? 160 की मिल रही है। ठीक है ना, तो यही एक तरह से बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनकी स्ट्रैटेजी होती है, पहले वो क्या करते हैं ना, दे कीप द, उसके ऊपर जो MRP लिखी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है ना, अब वो चीज तो मान लो 1000 रुपए की थी, अब लिख दिया उसने 4000 रुपए, बेची तो बाद में 1000 रुपए की है ना, और कस्टमर तो यही देख के जाता है कि नहीं, सेल लगी है, सेल लग गया है, फ्लैट 50% सेल, फ्लैट 60% सेल। उनको तो बेटर, आपसे ज्यादा बेटर उनको पता है ना हमारा दिमाग कैसे चलता है, कि नहीं, उन्होंने तो बेचना ही ऐसे है, ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, दोनों की। क्योंकि अब ये है ना, पहले अगर वो प्राइस कम रख देंगे, फिर इतना वो डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, उनका ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी है कि पहले वो बहुत, वही है ना कि एक्चुअली में एक होता है, एक तो चलो जिसने खरीदा है, मतलब जैसे एक शॉपकीपर है, एक होता है मैन्युफैक्चरर। ठीक है, जब तक आपके पास चीज आती है तो बहुत महंगी आती है। आपने जूते चाहे 5000 रुपये के डाल रखे हैं, बने वो 200 300 रुपये के पता नहीं है कि नहीं बने हैं, आप तक चीज जो आती है वो, मैक्सिमम जितने भी ब्रांडेड कपड़े हैं आपके बांग्लादेश में बनते हैं,
वहां पर सबसे मतलब लेबर सस्ती है। बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं ना जो आप देखते हो क्लोथिंग वाले, वो बांग्लादेश में ही स्टार्टिंग से बना रहे हैं। जितने H&M या जो जो भी ब्रांड्स आपने सुने होंगे, सारे ब्रांड्स के कपड़े वहीं से बन के आते हैं, क्योंकि वहाँ लेबर सस्ती है। वहां पर उन्होंने ये यूनिट्स बना रखी हैं, वहां पे बन के आते हैं ये। अब तो ये ना डिमांड होगी तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने उन कंट्रीज में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, क्योंकि उनको लेबर सस्ती चाहिए ना, लेबर सस्ती होगी। और क्योंकि एट द एंड उन्होंने भी कॉस्टिंग देखनी है। अब यूएसए में कोई बनाने को तैयार ही नहीं है कपड़े, तो उनको पता है कि यहाँ पर हैं टेक्सटाइल वाले हैं, यहाँ पे जाके बनाओ। तो वो बड़े लेवल पे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो कोई भी डिस्काउंट जो है वो आपको, ये तो उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, कैसे हमने बाय वन गेट वन, बाय थ्री गेट वन, पहले वो प्राइस उसका ज्यादा रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्राइस ही कम रख दिया फिर तो फिर क्या फायदा, कि नहीं। तो इसलिए ये उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि कैसे उन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। सक्सेसिव डिस्काउंट में बस आपने ये फॉर्मूला लगाना है कि दोनों को पहले ऐड कर देना है। ठीक है, वो दोनों तो 100 ही आएंगे, बट माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है आपका कंसेप्ट। ठीक है, अब चलिए एक कंसेप्ट और करते हैं। इसको चलो क्वेश्चन की फॉर्म, क्वेश्चन से ही समझते हैं। तो जैसे लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ए शॉपकीपर sold two radio sets, for rupees 792 each, comma, gaining 10% on one, comma, and losing 10% on the other, on the other. Then he option A, neither gains nor losses. B, gains 1%. C, no loss, no gain. चलो ये तो हो गया ना। C has to here loses 1%, and option D gains 5%. अब क्वेश्चन उसने आपको क्या दिया कि एक शॉपकीपर है, उसने दो रेडियो सेट सोल्ड किए और दोनों का प्राइस कितना है, 792। ठीक है, दोनों का प्राइस कितना आपका, 792। ठीक है, अब एक पे आपको वो कह रहा है, एक पे उसको 10% गेन हुआ है, दूसरे के ऊपर उसको आपका 10% लॉस हुआ है। तो आप बताओ कि नेट क्या होगा। ठीक है, तो वैसे तो चलो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल फॉर्मूला है, बट फिर भी मैं आपको एक बारी इस चीज को प्रूव करके दिखाता हूँ कि क्या आंसर आना चाहिए। देखो क्या ना, दो रेडियो सेट है। ठीक है, दोनों का एक तरह से जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। ठीक है, बट एक कह रहा है कि एक
का प्राइस 10% गेन करने पे है, एक का 10% लॉस करने पे है। ठीक है, तो हम एक बार पहले दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, जैसे हमारा ये फॉर्मूला था किसका, सेलिंग प्राइस का। ठीक है, कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस, अगर प्रॉफिट है उसको तो आप 110 ही लिख दो, बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस तो कितना है, 792 है। सो 792 इज इक्वल टू 110 बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और इधर मैं क्या लिखूंगा, ये तो गेन वाला है, ऐसे ही दूसरे वाले का भी 792 है, बट उसको मुझे लिखना पड़ेगा 90 बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अब इसका कॉस्ट प्राइस देखो कितना आ रहा है, 792 इंटू 100 बाय 110, कितना आ रहा है, 720 आ रहा है ये। और इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है आपका 880। ठीक है, वो तो आप सिंपली देख सकते हैं, इस पे 10% प्रॉफिट हुआ तब ये 792 होगा, इस पे 10% लॉस हुआ है तब ये 792 का है। अब 720 प्लस 880 कितना बना, 1600। और आप बेच कितने का रहे हो, दोनों को 792 में बेच रहे हो, तो कितना हुआ वो, 1584। तो लॉस ही हुआ ना इसमें तो, आपने 1600 में दो आइटम खरीदी, बेची 1584 में है, तो ये तो लॉस है। आप नीदर गेन नॉर लॉस कैसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरह से आपको याद रखना होता है जब भी ऐसा फॉर्मूला है। पहली बात तो ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों आर्टिकल का रेट सेम है। ठीक है, और दोनों पे परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस सेम है। ठीक है ना, ये ना होगी आप अलग अलग लो, उस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा, और दोनों एक 10% गेन पे है, कोई भी परसेंटेज हो सकती है, वो तो इस केस में आपका 10% है, बट इक्वल होने चाहिए। अगर वो 10 गेन है तो उस पर 10 लॉस होना चाहिए, अगर 20 गेन है तो 20 लॉस होना चाहिए। तो इस केस में सिंपली जब भी ऐसा होता है कि दो आइटम्स का सेलिंग प्राइस सेम है और गेन और लॉस की परसेंटेज सेम है, उस केस में हमेशा लॉस होगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो परसेंटेज लॉस होता है, क्योंकि हमें यहां पे बताना है ओवरऑल परसेंटेज लॉस, दैट इज इक्वल टू गेन और लॉस की परसेंटेज का स्क्वायर। ठीक है, जैसे गेन और लॉस यहां पर कितना आपका 10, 10 का स्क्वायर बाय 100, तो ये कितना परसेंट आ गया आपका, 1%। अब 1600 का 1% क्या होगा, 16, तो इस केस में आपको लॉस होगा 1% का। फॉर्मूला यहां पर क्या है, ओवरऑल परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू परसेंटेज गेन और लॉस, क्योंकि सेम ही है ना दोनों, गेन भी परसेंटेज सेम है, लॉस भी सेम है, उसका आपने क्या कर देना है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो जब भी परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस क्या है आपका, इक्वल है, उस केस में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। हाँ, कॉस्ट तो अलग अलग है, सेलिंग सेम है, कॉस्ट प्राइस तो दोनों का अलग अलग आया है, इसका 720 आया है, इसका 880 आया है। इसी का है जिसमें आपका सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, एक आप 10, एक एक स्पेसिफिक परसेंटेज, वो 10 जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। एक एक स्पेसिफिक परसेंटेज, जैसे 10% गेन के बाद, एक 10% लॉस के बाद, ये सेलिंग प्राइस है ना। ए शॉपकीपर सोल्ड टू रेडियो सेट फॉर 792 ईच, गेनिंग 10% ऑफ वन एंड लूजिंग 10% ऑन द अदर। ऐसा कभी भी केस आएगा तो उस केस में हमेशा लॉस होगा, और उसके लिए आपको जो भी, बट देखो ना आप, ये चीज को ध्यान रखना है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो, और जो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ जो गेन और लॉस है वो भी सेम होना चाहिए। ओनली देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, अदरवाइज इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जैसे हम इससे रिलेटेड, फिर और भी कंसेप्ट देखेंगे। जैसे चलो ये क्वेश्चन आपके सामने, थ्री कंपरेबल, यहां पर आपको क्या करें, थ्री कंपरेबल
ब्रांड्स हैं ऑफ 1 liter cans of detergent, liquid detergent are available in a shop with different offers as shown in table. ठीक है, जैसे आपको ये दे रखा है कि एक आपको लिस्ट प्राइस दे रखा है और एक ऑफर दे रखा है. इफ 4 liters ऑफ डिटर्जेंट इज टू बी परचेज्ड देन द बेस्ट चॉइस वुड बी. तो बेस्ट चॉइस क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है ए और बी, ए और सी, बी और सी और ऑप्शन बी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि 3 कंपेरेबल ब्रांड्स हैं, 1 liter कैन ऑफ लिक्विड डिटर्जेंट आर अवेलेबल इन ए शॉप विद डिफरेंट ऑफर्स एज शोन इन टेबल. इफ 4 liters ऑफ डिटर्जेंट इज टू बी परचेज्ड देन द बेस्ट प्राइस वुड बी. अब इसमें आप देखो, इसमें क्या होगा कि जैसे ये प्राइस आपको दे रखा 320. ठीक है, इसमें ऑफर क्या है? 1/3 एक्स्ट्रा है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर तो आप जैसे अगर इसमें आपने 3 liters लिया तो 1 liter आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि 1 liter पे 1/3 एक्स्ट्रा है. तो अगर आपने 3 liter लिया तो आपको 1 liter एक्स्ट्रा मिल जाएगा. ठीक है, अगर आपने 3 liter लिया तो आपको 1 liter क्या मिल जाएगा एक्स्ट्रा. 3 liter मतलब 1 liter एक तरह से आपके लिए फ्री हो गया. तो 3 liter का प्राइस यहाँ पे कितना बन रहा है? 320 × 3, दैट विल बी 960. ठीक है, इधर 1 free for 3, तो इसमें भी आप 3 लोगे तो एक आपको फ्री मिल रहा है. बट यहाँ प्राइस 332 है, तो 332 × 2 3 कितना हो गया? 996. ठीक है, तो यहाँ पे तो 4 liter आपको 996 में मिल रहा है. यहाँ पे 300 है और 20% डिस्काउंट है. अब 20% डिस्काउंट 300 का हो गया 60 रुपीज, तो 240 का एक है. तो चार कितने के मिल जाएंगे? 960 के. ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है कि बेस्ट चॉइस कौन सी रहेगी. ठीक है, बेस्ड ऑन यूनिट प्राइस. तो ए में भी सेम प्राइस पड़ रहा है, सी में भी सेम है, क्योंकि तो कॉस्टली पड़ रहा है. तो इसका आंसर क्या हुआ? ए और सी. तो राइट आंसर विल बी ए और सी. ठीक है, तो ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं. अब ऐसे ये क्वेश्चन आ रखा है, द कोस्ट ऑफ 2 mangoes, 1 coconut and 2 bananas is rupees 71, while the cost of 5 mangoes, 3 coconuts and 4 banana is rupees 182. What is the cost of 1 mango and 1 coconut? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो आपको क्या दे रखा है? 2 mango, 1 coconut एंड 2 banana. तो इसमें जैसे हम ज्यूम कर लेते हैं कि मैंगो का प्राइस एक्स है, कोकोनट का वाई और बनाना का जी है. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2x प्लस, क्योंकि कोकोनट एक ही है, वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 71. और इधर आपका 5 mangoes, 5x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 182. तो इसको वही होता है ना, हम कैसे सॉल्व करते हैं कि जैसे एक वेरिएबल को निकाल देते हैं, तो इसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले को. तो अगर हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 142. और ये क्या आ गया? 5x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 182. यही आएगा. अब इसको हम क्या करेंगे? नीचे माइनस 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 माइनस, तो ये कितना आ गया आपका? x, चाहे वो आप उसको नीचे लिख दो, एक ही बात है. तो ये आ गया x, ये आ गया y. ठीक है, ये तो आपका कट गया. और 182 माइनस 142 क्या आ गया आपका? 40. तो दिस इज द प्राइस ऑफ 1 mango एंड 1 coconut. वो कितना रहा आपको? ₹40. डन.
आगे समझिए। अब जैसे क्वेश्चन ये भी है आपके सामने, ए पेन, पेंसिल एंड इरेजर टुगेदर cost ₹21. The pen costs as much more than the pencil as the pencil does the erase than the eraser. ठीक है, द पेन कोस्ट एज मच मोर देन द पेंसिल एज पेंसिल डज देन द इरेजर, मतलब इरेजर से जितनी महंगी पेंसिल है उतना ही महंगा आपका पेन है। हाउ मच डज द पेंसिल कोस्ट? ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो क्या दिया ना, एक पेन, पेंसिल और इरेजर, तीनों की कॉस्टिंग कितनी दे रखी है? 21। अब पेन कोस्ट as much more than the pencil as the pencil does than the eraser। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? क्योंकि अब हमें ये नहीं पता ना कि कितना उसका प्राइस ज्यादा है। मतलब इसको थोड़ा बहुत ऐसे ऑप्शन से आप कर सकते हो, क्योंकि सबसे सस्ता तो इसमें इरेजर है। जो भी इरेजर की कॉस्टिंग है, ठीक है, वो उससे, उसके और पेंसिल के प्राइस में जो डिफरेंस है, ठीक है, जो सबसे सस्ता इरेजर ही है, उससे जितना प्राइस किसका महंगा है पेंसिल का, उतना ही प्राइस किसका ज्यादा है? पेन का। ठीक है, ये इरेजर, एक पेंसिल और एक है पेन। ठीक है, थोड़ा वो तो चलो आप ऐसे ऑप्शन से भी देख सकते हो। जैसे अगर तो आप, जैसे इसमें से आप अगर, जैसे वो आपने 7 बोला है, तो 7 का मतलब क्या है कि ये पेंसिल का प्राइस है ना, ठीक है, तो इसका प्राइस लिया होगा आपने 2, और इसका प्राइस कितना लेंगे? 12। मतलब इन दोनों में भी वो डिफरेंस जो है, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और 2 + 7 + 12 कितना बन रहा है आपका? 21 भी बन रहा है, तो इसलिए आंसर इसका 7 है। किसी उससे भी कर सकते हैं, और क्या तरीका है? हाँ, पेंसिल का आपने एक्स लिया है, और उसका, हम्म, X-5 क्यों लिया? हम्म, बट वही है ना, वैसे वही आपने फिगर ले लिया ना, जैसे मान लो फिर वही बात होगी कि ऐसे तो हम इसका भी एक्स ले सकते हैं, तो इसका X + 5 होगा, और इसका किसी का भी ले लो, ऐसे भी हो जाएगा ऐसे तो सेम ही आ गया ना। अगर ये, मतलब इससे 5 ज्यादा है, तो इसका 5 और ज्यादा है ये। हाँ, मतलब वो तो चलो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे इसको भी सॉल्व करोगे ना, तो 3x + 15 = 21। क्यों नहीं? तो फिर कितना आ जाएगा? इससे तो गलत आएगा है। तो अगर इरेजर का x है, पेंसिल का X + 5 है, और उसका आपने क्या लिया? X + 10, तो ये कितना आएगा? तो इसमें X2 आ जाएगा ना, तो हमें ये मतलब फिर 2 + 5 7 आ गया। ठीक है, चलो ये तो वैसे भी आप जनरल उससे कर सकते हो कि कितना आंसर आएगा आपका? 7। थोड़ा वो जो भी कैलकुलेशन है, 3 चीजें आपको पता है, तो कोई ना कोई आपको, जैसे अब 5 लोगे, तो अगर जैसे आपने कहा कि उसका 3 रुपये है कम, उसका तो कम ही है ना, 2 रुपये कम है, उसका 2 ज्यादा लो, तब बन ही नहीं रहा, क्योंकि 3 + 5 + 7 नहीं बनेगा। तो ऐसे थोड़ा सा आपको इसको बना के देखना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन ये आए थे एग्जाम में, एन आइटम इन ए शॉप इज प्राइज्ड एट ₹375 एक्सक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, कितना प्राइस है? 375 एक्सक्लूडिंग टैक्स। द शॉपकीपर offers a discount of 15%. However, there is a tax of 12% before discount on the item.
द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इज। मतलब वो कह रहा है कि 375 तो उसका प्राइस है और वो 15% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। हाउएवर देयर इज अ टैक्स ऑफ 12% बिफोर डिस्काउंट ऑन द आइटम। तो बताओ उसका प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। एक आइटम है जिसका प्राइस कितना है 375 एक्सक्लूडिंग टैक्स। द शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 15%। हाउएवर देयर इज अ टैक्स ऑफ 12% बिफोर डिस्काउंट ऑन द आइटम। मतलब अब 375 तो चलो उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है, अब उसके ऊपर वो 12% क्या लगा रहा है, टैक्स भी लगा रहा है डिस्काउंट से पहले। तो 375 का 12% कितना आ रहा है, मतलब 10% तो 37.5 हो गया, ये 45 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 420। अब 420 पे 15% डिस्काउंट देना है, तो 420 का 15% कितना होगा 63। ठीक है ना, वो कितना होगा 63। तो कितने की आइटम बनी 357। तो आंसर क्या आएगा 357। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है आपके सामने। द डायग्राम shows the ray of diamond of different size of different size of what size is the largest diamond that can be purchased for rupees 4.5 lakh। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। द डायग्राम शोज द रेट ऑफ डायमंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, अलग अलग साइज के डायमंड का आपको रेट बता रखा है। ऑफ व्हाट साइज इज द लार्जेस्ट डायमंड दैट कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज 4.5 लाख। ठीक है, अब इधर तो क्या आपका एक्स एक्सिस के ऊपर तो क्या है वेट ऑफ डायमंड। ठीक है, अब यहां पे क्या दिखा दिखा रखा है प्राइस इन लाख रुपीज पर कैरेट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है ना, जैसे अगर आप यहां पे देखो कि अगर मैं एक कैरेट की बात करूं, ठीक है, जैसे ये एक कैरेट है। ठीक है, ये क्या शुगर का आपका 1.5 कैरेट। ये लाइन जैसे क्या शुगर की आपकी 2 कैरेट। जैसे इस लाइन को मैं ऐसे आगे की तरफ ले गया। ठीक है, अब ये जो दिया होता है ना आपको, ये जैसे क्या दे रखा है जो एक कैरेट है। ठीक है, उसका यहाँ पे सामने प्राइस है जैसे 2 लाख। ठीक है, अब ये 1.5 कैरेट यहाँ पे है 3 और इसका आ रहा है 4। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है ना, ये क्या देखा लाख रुपीस पर कैरेट। अब जैसे एक कैरेट है उसका तो चलो 2 लाख है, लेकिन जो 1.5 कैरेट है उसमें एक कैरेट का जो प्राइस है वो 3 लाख है। एक कैरेट का प्राइस कितना है 3 लाख। तो 1.5 कैरेट का कितना होगा 4.5 लाख। जैसे भी है ना, ये 2 कैरेट जो है, अब ये 4 लाख एक कैरेट का है। मतलब कि जो 2 कैरेट वाला है इसका मतलब वो 8 लाख का है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, मेन आपने इस चीज को देखना है कि यहाँ पर जो ये चीज मेंशन है कि जो प्राइस जो प्राइस आपको गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, दिस इज लाख रुपीज पर कैरेट। जो ये लिखा हुआ है ये लाख रुपीज पर कैरेट है। तो अगर कोई भी जो आपका डायमंड है, अगर चलो तो 1 कैरेट का है तो उसका प्राइस 2 लाख है। अब जो 1.5 कैरेट का है
उसके 1 कैरेट का प्राइस 3 लाख है, तो 1.5 कैरेट कितने का हो गया? 4.5 लाख का। ठीक है। और एक और आप क्या बोल रहे हो, इसके अंदर की जो 2 कैरेट का है उसमें 4 लाख 1 कैरेट का है, तो 2 कैरेट कितने का हो गया? 8 लाख का। ठीक है। ऐसे 2.5 में भी आगे जा रहा होगा, तो 2.5 वाला मतलब 5 लाख पर कैरेट है, तो मतलब 2.5 कैरेट वाला आपका 12.5 लाख का है। तो 4.5 लाख में तो मुझे कौन सा मिलेगा? सिर्फ 1.5 कैरेट। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, क्योंकि इसमें ऐसे ही करते हैं वो। उन्होंने सिर्फ क्या देखना है कि आपने इस चीज को ध्यान से देखा है या नहीं देखा है। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन मैं भी आपको और भी करवा देता हूँ जो इससे सिमिलर है। आया समझ में ये? अब ये ना पहले भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा, बट ये था इस बार इन्होंने थोड़ा ऐसे दे दिया। जैसे दिखाता हूँ, पहले जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन नहीं आया था। द फॉलोइंग टेबल shows the price of diamond crystal of a particular quality. What will be the price of a 2.5 कैरेट डायमंड क्रिस्टल? ठीक है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? 2.5 कैरेट डायमंड क्रिस्टल की। ठीक है। अब देखो यहां पे भी क्या लिखा है? वेट ऑफ ए डायमंड क्रिस्टल, प्राइस पर कैरेट। मतलब 1 कैरेट कितने का है? 4 लाख का। अब 2 कैरेट, 1 कैरेट का प्राइस 8 लाख है, तो 2 कैरेट कितने का हो गया? 16 लाख का। ऐसे ही 3 कैरेट कितने का है? 1 कैरेट 12 लाख का है, तो 3 कैरेट कितने का हो गया? 36 लाख का। और 4 कैरेट, और ये कितने हो गया? 64 लाख। अब उसने मुझसे पूछा 2.5, तो मैं 2 और 3 के बीच में, जैसे ये इंक्रीज हो रहा है 4 से 8, फिर 4 4 का इंक्रीज हो रहा है, तो अगर बीच में होगा तो उसको हम 10 मान लेंगे, क्योंकि क्योंकि 2.5 की बात करें ना। तो 2.5 × 10 कितना आ गया? 25 लाख। तो 2.5 कैरेट का कितना आएगा? 25 लाख का। जैसे ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। जैसे ये उसने, क्योंकि इसमें भी को क्या लिखना था? प्राइस पर कैरेट इन लाख रुपीस। ठीक है ना, सेम चीज जो वहां पर भी आपने देखी। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से नहीं करोगे तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। ये लिखा ना, प्राइस पर कैरेट इन लाख रुपीस। और अगर ये नहीं देखा तो फिर क्वेश्चन गलत है। देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ एग्जाम में। देखो क्या ना, इसके अंदर बस एप्टीट्यूड का मतलब ही क्या है कि आपको अलग अलग सिचुएशंस आएंगी। फॉर्मूले तो क्या होते हैं? देखो फॉर्मूले तो कुछ है ही नहीं। फॉर्मूले तो 2 4 होते हैं। बट द थिंग इज दैट कि आप क्वेश्चन के टाइम पे क्वेश्चन जैसा भी दे, ठीक है ना। अब जिसने इस चीज को नहीं देखा, अब वो तो ऐसे ही कर देगा कि 2.5 कैरेट का, वो तो कुछ भी बना देगा कि ये मतलब 8 8 से ज्यादा कर देगा। ठीक है। तो पर कैरेट आपने देखना है कि पर प्राइस पर कैरेट। ठीक है। वहां पर भी यही गलती होनी थी ना, जो भी क्वेश्चन आपने किया, कि आपको ये जो दिया हुआ है दिस इज पर कैरेट। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। तो जैसे 2 कैरेट का है, तो 1 कैरेट का 4 लाख प्राइस है, तो 2 कैरेट का कितना होगा आपका? 8 लाख होगा। आए समझ में ये? ठीक है। तो आप देखो ना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे हैं। अब जैसे चलो ये क्वेश्चन ये ट्राई करो। ए प्रीशियस स्टोन ब्रेक्स इनटू 4 pieces having weights in the proportion of 1:2:3:4। ठीक है। The value of such a stone is proportional to the square of its weight. What is the percent loss in the value incurring due to breaking? तो क्या लॉस होगा? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक स्टोन है, उसका आपने 4 पीसेस में ब्रेक कर दिया, और उसका जो वेट है वो 1:2:3:4। वेट तो हमें पता नहीं है। ठीक है। बट आपने उसको 1:2:3:4 में ब्रेक करा है। द वैल्यू ऑफ सच ए स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ इट्स वेट। व्हाट इज द परसेंट लॉस इन द वैल्यू इंकर ड्यू टू ब्रेकिंग? ठीक है। अब वही है, जैसे आप या तो इसको, जैसे आप 10 ग्राम का स्टोन मान लो। ठीक है। इनिशियली ये है कि आपने इसको 4 पीसेस में ब्रेक करा, तो 1+2 3+3 6+4 10, वो क्योंकि वो तो उतना ही बनेगा। ठीक है। अब 10 का स्क्वायर करें, क्योंकि जो उसकी वैल्यू है वो उसके वेट के प्रोपोर्शनल है, तो इसकी वैल्यू मान लो 100 थी। जब आपने उसको 4 पीसेस में ब्रेक कर दिया,
तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 है, 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये कितना आ गया 30। तो पहले वैल्यू कितनी थी 100, अब कितनी है 30, तो कितने परसेंट लॉस हुआ 70%। तो कितना लॉस हुआ 70%। ऐसे कि ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन आप ट्राई करना इसमें से, ठीक है। और ये एक वैसे मिक्सचर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ना, ये चलो अभी हमने मिक्सचर्स पढ़ा नहीं है, तो जब हम मिक्सचर्स को करेंगे तो फिर ये वाला क्वेश्चन भी आपका वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेनली आपको इसके अंदर यह है कि थोड़ा वो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बेसिक से होते हैं, जनरल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे नहीं कुछ टिपिकल है, बट वही होता है ना, आप क्वेश्चन से ही सीखते हो, ठीक है ना। जैसे मेन आपने कोई इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, आपको कैसे प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, लॉस की, जैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि अप्रोच क्या है, ठीक है ना। और वही होता है ना, वो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, उसको कई बार अलग अलग फॉर्म में दे देते हैं। जैसे अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले किया हुआ है, तो मुझे पता है कि उसने क्वेश्चन में कहाँ पर क्या किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आया था काफी। तो इससे मुझे ये आइडिया हो जाता है कि इस क्वेश्चन में भी मैंने इस चीज को भी बस ध्यान से देखना था, ठीक है। तो जैसे पिछले सेशन में बच्चे तो उनको वो क्वेश्चन कराया था, क्योंकि वो चीज बताई थी ना क्या है, और आ भी गया। बट वही होता है ना कि अब वो टैबलर फॉर्म में आया था, ये थोड़ा सा उन्होंने ग्राफिकल फॉर्म में दे दिया, ठीक है। और यही था ना कि थोड़ा आपको ग्राफ्स को स्टडी भी करना आना चाहिए। ग्राफ होते हैं, जैसे हम आगे कई बार होता है कुछ डाटा को इंटरप्रेट करना है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, ठीक है। तो कैसे आप ग्राफ को इंटरप्रेट कर रहे हो, वो भी क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए बाकी फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।